हाँ, तो क्या समझाना है इधर? ये क्वेश्चन समझाऊं कि इधर जो थ्योरी बताई थी वो समझाऊं? सर वो थियरी समझाइए ना एक बार। देखो बहुत ही पूरा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, हाँ, a मैक्सिमम 10 रुपए दे सकता था, b मैक्सिमम 20 रुपए दे सकता था, और c ने क्या कहा कि मेरे को मिनिमम 30 रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलके मैक्सिमम कितना दे सकते थे? 30 दे सकते थे। और सामने वाले ने क्या कहा, मुझे कम से कम 30 रुपए चाहिए। जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक काम करो सब लोग साउंड बंद करो पहले, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये दोनों मिलके मैक्सिमम 30 दे सकते थे और इधर मिनिमम 30 आउटपुट दे सकता था। मतलब जैसे तुम ये सोचो कि 2 लोग हैं जो दोनों मिलके ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए दे सकते थे, और सामने किसी फ्रेंड ने डिमांड कर ली कि मुझे कम से कम तो 30 रुपए चाहिए ही किसी भी हाल में। तो किस बात पे अग्री करते? हम लोग अग्री करते 30 रुपीज पे अग्री करते। 30 रुपीज पे इन लोग को अपना मैक्सिमम अमाउंट लगाना पड़ता और 30 पे इसको अपना मिनिमम अमाउंट देना पड़ता। ठीक है, अब इसको अपना मैक्सिमम 30, मतलब इसके लिए a प्लस बी को 30 होना पड़ता और c को भी 30 होना पड़ता। अच्छा, a प्लस बी को 30 होने के लिए a को 10 होना पड़ता, b को 20 होना पड़ता। जब a और b अपने पूरे पैसे दे देते तभी तो जाके 30 बनता, और c को कितना होना पड़ता? 30 होना पड़ता। इट मीन्स a will be 10, b will be 20 and c will be 30। ठीक है, अब ये जो एज अ क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, तो इसमें मान लो क्वेश्चन था हमारा कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इन दोनों को मिला के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन दोनों को मिला के मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट दे सकता है? 2 दे सकता है। अच्छा, जेड स्क्वायर तो कुछ पॉजिटिव आउटपुट देता और उसमें तुम और 2 ऐड कर दे रहे हो। तो जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो जेड स्क्वायर प्लस 2 इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो 2 या उससे बड़ा आउटपुट देगा। मतलब यू कैन थिंक समथिंग लाइक दिस, दैट द लेफ्ट हैंड साइड will give an output which is less than equal to 2 and right hand side will give an output which is greater than equal to 2 and both of them are to be equal। दोनों को इक्वल होना है। दोनों को क्या होना है? इक्वल होना है। तो दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये भी 2 पे एग्री करना पड़ेगा। ये भी 2 पे एग्री कर जाए और ये भी 2 पे एग्री कर जाए। इट मीन्स साइन एक्स प्लस साइन वाई ये 2 हो जाए एंड जेड स्क्वायर प्लस 2 ये 2 हो जाए। अच्छा, साइन एक्स प्लस साइन वाई को 2 होने के लिए दोनों को 1 1 होना पड़ेगा, तभी तो हो सकता है, और किसी केस में नहीं हो सकता। और जेड स्क्वायर प्लस 2 को 2 होने के लिए जेड स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, मतलब जेड को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, साइन एक्स को 1 होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। साइन वाई को 1 होने के लिए वाई को क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। और z क्या है हमारा? 0। तो देखो हमारी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। एक्स वाई जेड इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। Why the maximum
आउटपुट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 2। ये इसलिए क्योंकि ये हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिमिलरली इस साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो ये दोनों मिलके मैक्सिमम कितना दे रहे होते, 2 दे रहे होते। सर जो टाइप 1 था उसमें एलएचएस वेरिएबल था। टाइप 1 में एलएचएस वेरिएबल था और टाइप 2 में एलएचएस आरएचएस दोनों वेरिएबल है। ओके सर। और क्या डाउट है, अनम्यूट करो और पूछो। सर हाँ सर, ऐसे क्वेश्चंस में क्या हमेशा एलएचएस का ही मैक्सिमम आरएचएस के मिनिमम से इक्वल होगा? हाँ, और उल्टा हाँ, सकते हैं? हाँ, मतलब एक साइड का मैक्सिमम दूसरे साइड के मिनिमम के इक्वल हो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बताओ, और किसको डाउट है? सर ये टॉपिक का नाम एक बार वापस बोलो क्या? टॉपिक का नाम? यस सर। वही बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। कुछ तुम ऐसा सोचो कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5। अब तुम अगर देखोगे तो ये एक वेरिएबल है, सॉरी 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है और एक इक्वेशन दी गिवन है। सो 2 वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है। तो ऐसे टाइप में अगर हम लोग को x और y को फाइंड करना रहता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है बाउंड्री कंडीशन वे से ही सॉल्व होगा। मतलब ये शायद बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होगा उस टाइप का। अगर 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है देन वी से इट इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन। जैसे तुम लोग 9th 10th में पढ़ते आ रहे थे, तो जैसे मान लो x plus 2y is equal to 3 and 2x minus 7y is equal to 10 और हम लोग को यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहती थी। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड दोस क्वेश्चंस आर कॉल्ड कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा दिखे कि यार यहाँ पे तो क्या कहते हैं, यहाँ पे तो यार एक ही वेरिएबल है, उल्टा बोल दिया, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग कन्वेंशनल तरीके से या साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इज मच लेस। इंफॉर्मेशन कम दी गई है। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट कब होती है, जब जितने वेरिएबल्स हो उतने ही इक्वेशंस हो, जितने वेरिएबल्स हो उतने ही इक्वेशंस हो, तब इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि बाउंड्री कंडीशन की तरीके से सॉल्व हो रहा हो। क्या पॉसिबिलिटी है, ये बाउंड्री कंडीशन के तरीके से सॉल्व हो रहा हो। और कभी कभी इसको कहते हैं कि ये ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन। तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है
इफ यू ऑब्जर्व तो दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, और हम लोग से बोल दिया गया किसी ने कि एक्स और वाई फाइंड करके बताओ भाई। चलो साइन एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपने क्या करते, अपने ऐसे लिखते साइन एक्स। अब यहां पे जो है देखो, जितने ज्यादा जगह वेरिएबल होते हैं, जैसे y यहाँ पे दो जगह है ना, तो जितनी ज्यादा जगह है उतना डिफिकल्ट है हम लोग को उसका एनालिसिस करना। जितना ज्यादा जगह है, नहीं क्वेश्चन सही है, जितनी ज्यादा जगह है उतना डिफिकल्ट है हम लोग को एनालिसिस करना। ओके हाँ बोलो। एक वेरिएबल जितनी ज्यादा जगह है, दोनों मिला के जितनी ज्यादा जगह है। नहीं, जैसे ठीक है x तो एक ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, y दो जगह है ना। हाँ सर। तो मेरे को कोशिश करनी है कि y एक जगह आ जाए, ओके। एक बार ही y है, एक से ज्यादा बार ना आए। तो उसमें ना याद है लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ सर, कॉमन निकाल लेना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वो हम लोग ने किया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था, तो वो 1 है ही, अच्छी बात है। तो वाई के कोफिशिएंट को आधा कर देते थे, तो -2 का होल स्क्वायर, तो इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते थे, +5। तो देखो ये क्या बन गया, sin x इज इक्वल टू y-2 होल स्क्वायर +1। sin x इज इक्वल टू y-2 होल स्क्वायर +1। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख के बताओ कि क्या ये बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। यस सर। बोलो सब लोग जल्दी जल्दी, ये बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन है? यस सर। यस यस सर। तो वो साइन Yes. स्क्वायर एक्स साइन एक्स कैसे बन गया? नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, sin x ही रखा है। ओके सर। ठीक है, हाँ ये बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन है, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 1, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 1 होता। अच्छा, होल स्क्वायर +1, हाँ बोलो। I cannot hear you. क्यों साउंड नहीं आ रही? Cannot hear you. एक काम करो, लॉग आउट करो और फिर से लॉग इन करो। Sorry, I cannot hear you at all. Okay. ओके हाँ, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, और होल स्क्वायर +1, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये लोग कहां पे एग्री करते, तुम बताओ, वेयर वुड दे एग्री? On 1. At one. on one they will agree at 1। तो ये क्या होता, इसका मतलब sin x 1 हो जाए, एंड y-2 का होल स्क्वायर +1 वो भी 1 हो जाए, तो इससे तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 और x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। x will be what, 90 डिग्री। ठीक है, सो वी विल गेट x सर at 90। y-2 होल स्क्वायर +1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे? वही मुझे भी समझ में नहीं आया सर। देखो कोई भी चीज का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का जो होल स्क्वायर है वो तो हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होगा ना। हाँ सर। तो अगर तुम होल स्क्वायर में 1 ऐड कर दो तो वो 1 या उससे बड़ा होगा, ओके सर। इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे कहीं भी लिखा है होल स्क्वायर +5, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 या उससे बड़ा होगा, होल स्क्वायर +5। ठीक है, अंडरस्टूड?
सर एक डाउट है बोलो। सर, अभी आप देखोगे तो x की वैल्यू 90 डिग्रीज मिली और y की वैल्यू सिंपली द नंबर 2, तो दो अलग चीजें मिलना एक्सेप्टेबल होता है क्या, जैसे डिग्रीज और नंबर? क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे तुम कभी जैसे ट्राइंगल की बात करो, तो ट्राइंगल में हम लोग एंगल भी निकालते हैं और साइड लेंथ भी निकालते हैं। हाँ तो सर। एंगल डिग्रीज में होता है, साइड लेंथ से सेंटीमीटर या जिसमें भी हो यस। जाए। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन करो तुम लोग। सर बट आप हाँ जब ये जो है y-2 होल स्क्वायर हाँ, +1, इसको जब आप इक्वेट टू 1 करके सॉल्व करोगे तब तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, 2 नहीं आएगा। 2 ही आएगा ना। अरे देखो, y-2 का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा? y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y-2 इज इक्वल टू 0। ओके तो ओके, y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो नाउ यू हैव टू डू वन मोर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन ये देखो जरा, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करो एक बार जल्दी से। सर इज इक्वल टू के बाद क्या है? 5 माइनस वाई स्क्वायर।
सर x2 और y0 है क्या? नहीं, इसको हिंट लग रही है कैसे सॉल्व करना है? सर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा ना? बहुत मेहनत हो जाएगी बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो। और स्क्वायर तुम सोचो ना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तब फायदेमंद होता जब पूरा इक्वेशन x में होता। यहाँ पे तो क्या है, एक साइड x है, एक साइड y है, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे करते हैं ये। तो हमको क्वेश्चन देख के ये पहचान में आना चाहिए कि भाई ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, ताकि हम लोग उस डायरेक्शन में प्रोसीड कर सके। तो 50% काम तुम्हारा तब हो चुका रहेगा जब तुमको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे मेरे को प्रोसीड करना है। तो अब देखो इसमें दो वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है। So is it a conventional type question? No sir. No, not at all. It is not a conventional type question. So और हम लोग से x और y पूछा गया, मतलब ये ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है हो सकता है। तो हम लोग ने क्या किया कि देखो पहले 2 कॉमन ले लिया इसमें से। क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टाइप ना? हाँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन मतलब टाइप 1 ना? नहीं नहीं, कन्वेंशनल क्वेश्चन मतलब जितने इक्वेशंस हैं उतने अननोन्स। ओके। जैसे मान लो ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ओके। 2 अननोन्स 2 इक्वेशंस, जो हम लोग बचपन में करते आ रहे हैं बचपन से। सर हाँ सर ये जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का, इसमें हम √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन लेने का इतना ज्यादा यूज नहीं है, फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो कॉमन आएगा ना वो क्या आएगा, √3 आएगा। सो नॉट ऑफ मच यूज। अब देखो मैं बता रहा हूं क्या हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे। देखो जिसको सबको इससे पहले तक की थ्योरी क्लियर है ना? सब लोग जल्दी से एक बार कमेंट करो कि इससे पहले तक की थ्योरी सबको क्लियर है, कैसे ये चल रही है, कोई कंफ्यूज नहीं है ना? नो सर। सर आपको एक बार हाय में टेक्स्ट करना पड़ेगा चैट में। क्या? आपको एक बार चैट में लिखना नहीं, मेरे को आ तो रहे, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, कर देता हूं। ज़ील पनवेल पे सेट है अभी। चलो कर दिया, सेंड ही नहीं हो रहा है। चलो एवरीवन ओके। Sir, हाँ is बोलो। x 3? नो, x इज नॉट 3। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो कितनी जगह x आ रहा है, तो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे होता है x+1 का होल स्क्वायर -1 इसका होल स्क्वायर +3। ऐसे ही 3 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर -1 +4, और इधर जो 5 - y² है वो तो वैसे ही रहेगा। अब देखो 3 - 1 मिलकर क्या हो जाता, 2 हो जाता। अच्छा ये 2 तो इन सब में मल्टीप्लाई हो रहा होता, सो √2 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर +4, ठीक है। 4 - 1 क्या हो जाता, 3 हो जाता, और ये 3 इनमें मल्टीप्लाई होता, तो √3 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 5 - y²। इतनी बात समझ में आई? बच्चों बताओ, ये स्टेप तक पहुंचना समझ में आया? यस सर। सर इसके ऊपर वाला नहीं समझा। क्या हुआ? सेकंड लास्ट ये वाला, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया ना? हाँ देखो ओके। x² + 2x + 3 को जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर वैसे किया।
ठीक है, पुराना रिवाइज करके आया करो, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा काम। अब देखो यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसका मतलब अंदर वाली चीज 4 से बड़ी होती। बोलो क्या हुआ, अनम्यूट करो। किरण क्या है तुमको डाउट? सर आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। आवाज नहीं आ रही? ब्रेक हो रहा है वॉइस। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सब लोग? नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। ये हो रहा है। तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो ना, शायद सही हो जाएगा। तो हाँ, तो ये देखो, ये होल स्क्वायर प्लस 4 है, मतलब इस रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होती। तो जब मैं उस चीज का स्क्वायर रूट ले रहा होता तो वो क्या हो रहा होता? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैसे हो? 2 टाइम्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट देगा। उसमें तुम +4 ऐड कर रहे हो, तो वो कैसा आउटपुट देगा? 4 या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। So, इस सर अभी ये भी अंदर देखो, x + 1 का होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आउटपुट देता है। 0। उसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। अब इसमें तुम अगर 4 ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आउटपुट देगा। हाँ सर। इसका मतलब कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है? इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। यस सर, समझ गया। सिमिलरली इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इक्वल टू 9। और ये 5 - y²। अच्छा, कोई क्वांटिटी 4 या उससे बड़ी है तो उसका स्क्वायर रूट कैसा होगा? 2 या उससे बड़ा होगा। प्लस और माइनस। इम्परफेक्ट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। हाँ, याद है? हाँ सर। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैसा आउटपुट देगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इधर क्या लिखा है? 5 - y²। तो देखो, इफ यू ऑब्जर्व, देन लेफ्ट हैंड साइड will give an output which is greater than equal to 5, and right hand side is 5 - y²। अच्छा, y² तो पॉजिटिव होता है, तो 5 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा? 5 या उससे छोटा आउटपुट देगा। यस। देखो, ये बाउंड्री कंडीशन बन गई क्या? ऑन वन साइड I have greater than equal to 5। RHS का एक और बार बताओ ना। देखो, RHS क्या है? 5 - y² है ना, तो 5 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तुम, तो वो 5 से छोटी ही होगी ना। हाँ सर। क्योंकि y² पॉजिटिव है, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 5। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिख लिया? लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो, एक साइड है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक साइड है राइट लेस देन इक्वल टू 5। तो दोनों अग्री कहां पे करते? 5 ऑन 5, ऑन द 5। सो अग्री करते 5 पे। अब देखो, 5 होने के लिए इसको 2 होना पड़ता, इसको 3 होना पड़ता। अच्छा, इसको 2 होने के लिए इसको 4 होना पड़ता, और इस पूरे को 4 होने के लिए इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ता। इट मींस x + 1 शुड बी 0। देखो, जब x + 1 0 हो जाता तो ये एग्जैक्टली 2 बन जाता, और x + 1 0 हो जाता तो ये एग्जैक्टली 3 बन जाता। यस सर। सो x शुड बी इक्वल टू -1। Therefore x is equal to -1, और 5 - y² should be equal to 5, मतलब y² is equal to 0, therefore y is equal to 0।
तो एंड में X, आपने सोल्यूशन कैसे निकाला वो एक और बार एक्सप्लेन करो ना। देखो हम लोग ने ये तो डिसाइड कर लिया कि दोनों कहाँ पे एग्री कर रहे होते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड भी 5 हो जाता और राइट हैंड साइड भी 5 हो जाता। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को 5 होने के लिए इसको एग्जैक्टली 2 होना पड़ता, एग्जैक्टली 2, और इसको एग्जैक्टली 3 होना पड़ता। यस सर। अच्छा, मतलब अंदर वाले को एग्जैक्टली 4 होना पड़ता, क्योंकि और इस अंदर वाले को एग्जैक्टली 9 होना पड़ता। अब इसको एग्जैक्टली 4 होने के लिए ये तो 4 ऑलरेडी है, मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 होनी पड़ती। इट मींस x 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी 0। हाँ ओके। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? -1। और राइट हैंड साइड को भी एग्जैक्टली 5 होना है, मतलब 5 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। So y should be equal to what? 0. समझ में आया? हाँ सर। यस सर। Yes, आप पढ़ता है ऐसे क्वेश्चंस पे फिर तो हाँ? ये तो काफी टाइम लेंदी क्वेश्चंस होंगे ना सर ये तो। नहीं, ये समझाने में समय लगा हमको। ओके। जब तुम इससे यूज टू हो जाओगे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि शुरू के 2 महीने तो तुमको ऐसे लगेंगे कि अच्छा यार ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। बट विद टाइम तुम यूज टू हो जाओगे उससे। ओके और सर। फिर तुमको कुछ नई चीज नहीं लगेगी फिर वो सब चीजें, मतलब इट विल बी वेरी नॉर्मल टू यू। ओके सर, मतलब जो बाउंड्री कंडीशन जो है उसमें हम एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि उधर इधर ऐसे हो सकता है। एस्टिमेट लगाने का मतलब हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर वगैरह करके ये देखना पड़ता है। मतलब देखो कोई क्वेश्चन की मतलब ऐसा गारंटी नहीं कि ये क्वेश्चन अगर 2 वेरिएबल एक इक्वेशन में है तो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है कोई टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन हाँ उसको देख के हम लोग थोड़ा सा हिंट तो लगा ही सकते हैं कि अच्छा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में क्या होता है कि एक साइड का मिनिमम और दूसरे साइड का मैक्सिमम सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। एक साइड का मिनिमम और दूसरे साइड का मैक्सिमम सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। तो बस हम लोग वही एक साइड का मिनिमम और दूसरे साइड का मैक्सिमम सेम आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? डेफिनेटली आते हैं ये सब चीज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप सर थोड़े और क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग? क्या हुआ? इस टाइप थोड़े के और क्वेश्चंस कर सकते हैं? हाँ। इस टाइप के और क्वेश्चंस एक बार देखो, मैं इसको रब करूं? सर सर फिर एग्जाम में मतलब कैसे पूछेंगे कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय बाउंड्री कंडीशन मेथड, ऐसा? नहीं, एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या होगा ये पूछ लेगा। अच्छा, वैसे तो ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि एक्स एंड वाई क्या होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई अगर ऑप्शंस में दे दिया गया तो तुम ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं कौन सी। ठीक है, तो उसमें फिर एग्जाम में क्या पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। इस एग्जाम में ये पूछ लिया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर तुम्हारा एक्स और वाई दोनों आ गया तो तुम एक्स प्लस वाई फाइंड कर सकते हो, लेकिन एक्स प्लस वाई के जो ऑप्शंस है उससे तुम हिट एंड ट्राई नहीं कर सकते ना यहाँ पे कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि उसके लिए तो तुमको एक्स और वाई एग्जैक्टली नोन होना चाहिए। सब तो एक्स एंड वाई हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फिर जो सेटिस्फाई करेगा उसको ऐड कर देंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्टली एक्स और एग्जैक्टली वाई नहीं पूछेगा। अगर तुम सोचो ना कि अगर मेरे से पूछ ले कि एक्स और वाई क्या है और कुछ ऑप्शंस दिए हो, जैसे एक -1, 0, एक 2, 0, एक 0, 4, एक 4, 3, मान लो ऐसे दिए हो, तो मैं तो चाहूं तो पुट करके देख सकता था ना कि कौन एक्स की जगह -1 और वाई की जगह 0 पुट करके
कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो मैं उसको टिक कर दिया होता, तो फिर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस ही नहीं सॉल्व होता, फुलफिल होता। तो एग्जाम में क्या देगा कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, से x प्लस वाई क्या होगा, मान लो ये दे दिया एग्जाम में। तो उससे क्या है कि x प्लस वाई के जो ऑप्शंस में होना है, उससे तुम ये डिटरमाइन तो नहीं कर सकते हो ना कि तुमको कौन सा x और कौन सा y लेना है यहाँ पे। दिस यू कैन नॉट डिटरमाइन। तो फिर वहां पे तुमको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा और उससे तुम्हारा x प्लस वाई आंसर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सबको समझ में आया? सब लोग कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सब लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में कि उनको ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, तो a similar type of next question let's do. चलो इस क्वेश्चन को करो। सर कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? दोनों का देखो, साइन का आउटपुट जो है उस वो -1 to 1 होता है और कॉस की जो है वो -1 to 1 होता है। Yes, sir. तो दोनों का 90। हमको साइन एक्स और कॉस एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। देखो हम लोग ने क्या किया कि ऐसे लिख लिया, साइन एक्स रेज टू 10 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू 6। साइन एक्स रेज टू 10 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू 6। तो sin x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, cos x की 0। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो साइन एक्स का खुद का मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो साइन एक्स रेज टू 10 इसका खुद का मैक्सिमम क्या होगा? वो भी 1 ही होगा। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा 1 प्लस होल रेज टू 6 है, मतलब 1 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है।
तो ये वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोनों कहां पे एग्री किए, 1 पे ही एग्री कर गए। इट मींस sin x raised to 10 should be equal to 1 and cos x raised to 6 should be equal to 0। ये चीज समझ में आई सबको, बोलो। तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए? अगर cos x की वैल्यू -1 हुई तो होल रेस टू 6 हो रहा है ना, इवन पावर हो रहा है। सॉरी सर। ठीक है, अब देखो sin x एक्सप्लेन कर दो, क्या हुआ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, नहीं समझा। देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर लेके आ गए। ओके, तो sin x raised to 10 is equal to 1 plus cos x raised to 6। ओके। अब देखो sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। 1। तो उसका होल रेस टू 10 करोगे तब भी क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी वो 1 या उससे छोटी होती। यस सर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हो, 1 में तुम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। यस सर। cos x raised to 6 इवन पावर, तो 1 में Yes. कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, मतलब वो वाला जो आउटपुट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता। यस सर। तो एक साइड कह रहा है मैं लेस देन इक्वल टू 1 हूँ, दूसरा साइड कह रहा है मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हूँ। दोनों कहाँ पे एग्री करते हैं, 1 पे। 1 पे। तो इसलिए हम लोग ने लिख लिया sin x raised to 10 is equal to 1 एंड जैसे मान लो इसको तुम 1 लिखते, इस पूरे को 1 लिखते, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाता। हाँ सर। तो इससे cos x raised to 6 0 हो जाता। अब sin x raised to 10 1 है, इसका मतलब sin x क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1। अगर इवन पावर है तो प्लस माइनस आ जाएगा। ओके। और cos x raised to 6 0 है, मतलब cos x को क्या होना पड़ेगा, 0। तो sin x पावर है तो +-1 कैसे? इवन पावर है तो +-1, जैसे बताया नहीं था कि तुम ये सोचो ना, जैसे मान लो अगर sin x -1 होता और मैं sin x raised to 6 निकाल रहा होता तो वो 1 बनता कि नहीं बनता, 1 बनता सर। 1 बनता। तुम ये सोचो जैसे मान लो मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखता हूं, तो उसमें x इज इक्वल टू +-2 लिखता हूं। यस सर। ये मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था, फ्यू कॉमन मिस्टेक्स। हाँ सर, हम लोग 10th में से प्लस लिखते थे और अभी प्लस और हाँ, माइनस। 10 तक में हम लोग +2 केवल लिखते थे। यस सर। लेकिन अगर मैं इसे x³ इज इक्वल टू 8 लिखूं तो उससे x की वैल्यू केवल 2 आती थी। तो अगर x का इवन पावर यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू समथिंग, तो x की प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी, और ऑड होती है तो सिर्फ 1। ऑड आएगी तो केवल एक ही वैल्यू आएगी। सर हाँ बोलो। सर cos का 0 कैसे आया, पता नहीं चला cos x का। देखो इसको 1 होना है ना, तो 1 प्लस cos raised to 6 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 कैंसिल हो गया, मतलब cos raised to 6 0। ओके। तो आपने वो sin x होल टू पावर 10 के नीचे लिखा है स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, बट सर वो माइनस तो हो नहीं सकती क्या, वो। हाँ वो देखो ये इधर कहां तक जा रहा है, इधर यहां तक जाता, 0 तक जाता। इधर कहां तक जाता, 0 तक जाता। ठीक है, तो हम लोग को मैटर भी नहीं कर रहा कि ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, वो मैटर नहीं कर रही। हमारी बाउंड्री जो मीट कर रही है वो तो 1 पे ही बाउंड्री मीट कर रही है ना। हाँ सर, ओके। तो हम लोग को बस वही मैटर कर रहा है, 1 पे ही बाउंड्री मीट करना मैटर। ओके, इतना क्लियर है सबको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, sin x की वैल्यू +-1 एंड cos x की वैल्यू 0। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तुम लोग को कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। हाँ सर। ठीक है,
तो कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन वाला है कि नहीं है? तो अगर दो अननोन टर्म्स हैं और एक इक्वेशन है। हाँ, दो अननोन टर्म्स हैं, एक इक्वेशन है, तो पॉसिबिलिटी है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी होती है बाउंड्री कंडीशन की कि मतलब जो इक्वेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व है। जो इक्वेशन है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व है। जैसे साइन ऑफ नाइन्टी एक्स डिग्री, मान लो ये साइन ऑफ 90 इंटू एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, साइन ऑफ 90 एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इधर जो टर्म है वो ट्रिगो वाला टर्म है, और इधर जो टर्म है वो कैसा टाइप का टर्म है, क्वाड्रेटिक वाला है। और इसमें हम लोग को x की वैल्यू पूछ ली गई। ठीक है, तो अपने मैथमेटिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि जो इस ट्रिगो को इस क्वाड्रेटिक से रिलेट कर दे। ठीक है, ट्रिगो और क्वाड्रेटिक में आपस में लगाने के कोई फॉर्मूले नहीं होते। जो फॉर्मूले होते हैं वो लाइक टाइप ऑफ टर्म्स के लिए होते हैं। मतलब ट्रिगो में आपस में कुछ रिलेशन वाला हो रहा होगा, या क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक के आपस में रिलेशन हो रहा होगा, लेकिन ट्रिगो या क्वाड्रेटिक का आपस में कोई फॉर्मूला लगाने की टेक्निक नहीं होती हमारे पास। ठीक है, तो उस केस में भी हो सकता है कि बाउंड्री कंडीशन चीज लग जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो वेरिएबल एक ही है, एक्स की वेरिएबल है और इक्वेशन भी एक है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे डिफरेंस कुछ ऐसा है कि एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखा है और दूसरे साइड क्वाड्रेटिक टर्म लिखा है। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने ना इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सर x1 है। हाँ, और इधर क्या आ गया, साइन ऑफ 90x डिग्री। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ 90x डिग्री। अब देखो तुमको यहां से पता चल रहा होगा कि यार ये वाली क्वांटिटी साइन तो कैसा होता है, 1 या उससे छोटा, और राइट हैंड साइड 1 या उससे बड़ा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक और टेंशन होती है। एक और टेंशन क्या होती है कि जिस x के लिए ये 1 हो रहा हो और जिस x के लिए ये 1 हो रहा हो, जैसे मान लो ये अल्फा के लिए 1 हो रहा है और ये बीटा वाले x के लिए 1 हो रहा हो, ये वाली चीज, तो इन दोनों को सेम होना चाहिए, तभी तो हम लोग उस x को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जैसे अब यहां पे देखो हम लोग को क्या चाहिए, साइन 90x डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड समझा, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया वहां तक समझा, फिर उसके बाद आपने अल्फा बीटा जो एक्सप्लेन किया वो नहीं समझ आ रहा, तो भूल जाओ इसको। ठीक है, इन दोनों को 1 के बराबर होना चाहिए, इतना तो क्लियर है। हाँ सर, इसको भी 1 होना चाहिए, इसको भी 1 होना चाहिए। अब देखो इसको 1 होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अच्छा, ये जो x की वैल्यू 1 आई है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखो जब तुम x की वैल्यू 1 पुट करते तो यहां पे साइन 90 डिग्री बन जाता जो कि 1 होता।
जब तुम x की वैल्यू 1 पुट करते तो यहाँ पे भी साइन 90 डिग्री बनना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली 1 होने चाहिए ना। मतलब एक वेरिएबल दोनों इक्वेशंस को सूट करना चाहिए। यस, एक आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों साइड को। ठीक है, से फॉर एग्जांपल टू अवॉइड, मतलब कि जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन अराइज हो रहा हो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता 90x की जगह क्या लिखता 60x। ओके, तो बस कहानी तो सेम होती, मतलब राइट हैंड साइड तो, हाँ है ना। यस फिर अगेन ये लेस देन इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस सर। तो इससे साइन 60x इज इक्वल टू 1 और इससे x इज इक्वल टू 1। अब लेकिन जब मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर रहा होता तो इक्वेशन क्या बन रहा होता, इक्वेशन सेटिस्फाइड, पहला वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता। साइन 60 डिग्री क्या 1 होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वो तो √3/2 होता है साइन 60 डिग्री। सो इस केस में कहते कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इन दिस केस वी वोंट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कब होता है जब x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? जब एक से जो कोई, जैसे यहाँ पे दो बने ना, एक ये बना और एक ये बना, तो एक से जो x की वैल्यू आई वो दूसरे को भी सेटिस्फाई कर गया। तो वो पॉलिनोमियल ना कि स्क्वायर है इसलिए दो x की वैल्यूज आएंगी। क्या हुआ? वो दो वैल्यूज पॉलिनोमियल की वजह से ना। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज आती है ना x। हाँ, डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे x की, लेकिन जो भी वैल्यू ऑफ x एक इक्वेशन से आ रही हो, अगर वो वैल्यू ऑफ x दूसरे को भी सेटिस्फाई करे, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज उस वैल्यू ऑफ x को एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। समझे? सबको ये वाला एग्जांपल क्लियर है? यस सर। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये वाला होता, तो इसमें क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती 1 होती है हमारी आंसर। यहां पे क्या होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? Anyone having any sort of doubt? सर वो सेकेंड इक्वेशन में 1 कैसे आया था? x माइनस, कौन से सेकंड इक्वेशन में? सर वो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 में x की वैल्यू 1 कैसे मिलती है? कहाँ पे? सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये? हाँ। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाया ना। देखो, साइन अपने बिहेवियर से क्या कहता कि मेरा आउटपुट तो लेस देन इक्वल टू 1 होता, और ये अपने बिहेवियर से क्या कहता, क्योंकि मैं होल स्क्वायर प्लस समथिंग हूँ तो मेरा बिहेवियर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता। अब दोनों लोग कहाँ पे अग्री कर रहे होते? 1 पे अग्री कर रहे हो, इसका मतलब इसको भी 1 होना चाहिए और इसको भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसलिए मैंने साइन को 1 लिख लिया और x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 को भी 1 लिख लिया। हाँ सर, ओके, समझा। चलो सर अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल याद ना हो, मतलब जबानी, तो उसको 11th 12th और जेडबलई में कोई दिक्कत आती है क्या? कौन सा पूरा टेबल? मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है ना, जिसमें हम लोग हर एंगल की साइन कोसाइन उसकी वैल्यूज लिखते हैं, वो? नहीं, तो तुमको बस उसकी याद होनी चाहिए जो 10th में याद की हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री।
बस उसी की जरूरत है और किसी की जरूरत सर साइन की एक वैल्यू याद कर ले तो बस बाकी सब डिराइव कर सकते हैं। उतना समय नहीं होता तुम्हारे पास, तुम डिराइव करने बैठोगे। तो मतलब अगर नहीं टेबल मतलब पहले सर, से करके नहीं सिर्फ बैठ सकते। साइन ठीक है, ये तो तुमने याद किया होगा 10th में, साइन कॉस 10 इतना तो याद किया ही होगा ना 10th में। सर मेन किए थे 30, 45, 90 ये 3 किए थे मैंने। तो अभी पूरा याद कर लो। ओके सर वैसा भी कर सकते हैं ना, ये क्या 0 1 2 3 4 लिख के डिवाइडेड बाय 4 फिर होल रूट। हाँ कैंसिल और फिर होल रूट। तुम ये सोचो कि तुम ये सब करने जाओगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? नहीं वो सर पेपर साइन का एक रीडिंग, लाइन याद कर ले, बाकी सब अपने आप आता है सर। हाँ रीडिंग टाइम में वो पहले बना के रख देता है। हाँ सर अभी ये चीज बहुत ही छोटी चीज है, ये सब वैल्यूज, ठीक है। ओके मतलब ये सब तो तुमको मतलब होता कि, मेरी बात सुनो, तुमको अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो जो इजी वर्क है उसको ऑटो पायलट मोड पे डालना होगा, ठीक है। जो इजी काम है उसको मतलब तुम नींद में उठ के भी कर दो, ऐसा होना चाहिए। तुमको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू विल बी गेटिंग जस्ट 2 minutes पर क्वेश्चन, और कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए तुमको 2 मिनट मिलेंगे। एंड इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन जस्ट ड्रॉइंग द टेबल, या तुम पेज पलट के देख रहे हो कि साइन 30 की वैल्यू क्या है या साइन 45 की वैल्यू क्या है, सो इट विल वेस्ट योर टाइम ओनली, और तुमको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आगे बढ़ने के लिए। ओके ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको याद करके रखनी है भाई। जो जो चीजें हैं सिंपल चीजें, उसको तुमको ये नहीं सोचना कि मैं देन एंड देयर डिराइव करूंगा उस एग्जाम में। एग्जाम में कोई चीज डिराइव करने नहीं बैठनी, सब कुछ याद करके जाना है। ओके सर। यस सर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जब अपने स्टार्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि वी हैव अप्रोक्सीमेटली 30 फॉर्मूलेस, 30 फॉर्मूलेस हैं। हाँ 30 के अराउंड फॉर्मूलेस हैं। अच्छा, सब जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब एक से दूसरे को डिराइव, दूसरे से तीसरे को डिराइव, तीसरे से चौथे को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने एक याद कर लिया और मैं इस बात का वेट करूंगा कि जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तो डिराइव कर करके पहले फॉर्मूला निकालूंगा फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उतने में तुम्हारा टाइम ही निकल जाएगा और तुम्हारी हिम्मत भी नहीं रहेगी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ओके चलो, सो आई होप बाउंड्री कंडीशन क्लियर है। यस सर। मतलब अब जैसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप तुम लोग से कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। अब जो भी क्वेश्चन आए कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो तुम डायरेक्टली कर लो। तो जो भी चीज पढ़ाई जाए उसको एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सर और एक दो क्वेश्चन करवाओगे इस पे? और एक दो क्वेश्चन, चलो। सर इस टाइप के क्वेश्चंस बुकलेट में हैं? बुकलेट में अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे तुमको। जैसे तुम देखो ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स कर दिए, फिर कुछ क्वेश्चंस जो है पॉलिनोमियल्स के थे। तो ऐसा नहीं कि बुकलेट ग्रुप पे भेजा है? मैंने अभी तक कुछ नहीं भेजा था, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुमको हर चैप्टर में एनकाउंटर होंगे अलग अलग तरीके से। यू विल बी फाइंडिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन जो लॉजिक होगा वो सेम होगा। इसीलिए मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ ये चीज।
अब जैसे अच्छा, अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बाउंड्री कंडीशन तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे करो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है? सर क्वाड्रेटिक से हाई पावर इक्वेशन होता है और उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। हाँ, मतलब वो असल में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डील विथ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है, चलो इसको करो, ट्राई करो एक बार। ये बहुत लंबी है। सर x plus 5/2 whole square minus 33/4 equals to 0। हुआ किसी का? x की वैल्यू निकालनी है कि उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है? नहीं, फाइंड x बोला गया ना। अच्छा, ओके। सर x 0 है। एक x नहीं आएगा, ज्यादा है। सर x की वैल्यू 7 और -11 वैल्यू है। क्या रही है? 7 और -11। 7 तो नहीं आएगी। तुम सोचो ना, से अगर तुम x की वैल्यू 7 पुट करोगी तो 8 into 9 into 10 into 11, क्या वो 24 होगा क्या? सर x की वैल्यू 2 और 3 है क्या? 2 और 3 भी नहीं होगी। सर x की वैल्यू 1 और -5 है। 1 और -5? हाँ सर। 1 भी नहीं होगी। -5 देख लेते हैं। -5 हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी। चलो हिट एंड ट्राई कर रहे हो क्या तुम लोग? -5 है सर। देखो अब मेरी बात सुनो। अब मेरे को ना दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे।
तो मैं किस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करता? देखो 1 और 4 ये लोग मिलके क्या होते हैं? 5 होते हैं, और 2 और 3 ऐड होके ये भी 5 होते हैं। अच्छा, कभी भी दो ब्रैकेट्स को आपस में तुमको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो तुरंत कैसे लिखेंगे? x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का एडिशन कर दो, तो 4 + 1 5x प्लस 1 × 4 4। सिमिलरली इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ हमारे साथ कि x² प्लस 5x वाला टर्म जो है वो दोनों जगह सेम आने लगा। तो हम लोग को एक प्रॉपर अजम्पशन करना होगा कि लेट x² प्लस 5x इज इक्वल टू t। So in that case, I will be getting t plus 4 into t plus 6 is equal to 24. समझ में आ रही बात? हाँ सर। अच्छा, अब इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे then you will get t square plus 10t plus 24 is equal to 24. तो 24 कैंसिल हो गए, so t square plus 10t is equal to 0. तो अब से अगर तुम t कॉमन निकाल लो तो t plus 10 is equal to 0. तो उससे t की वैल्यू 0 आ गई एंड -10 आ गई। अब t क्या था हमारा? t था हमारा x² प्लस 5x। हम लोग को तो x फाइंड करना है ना। अभी जो है वो क्या आया? t आया। So x² plus 5x is equal to 0 और x² plus 5x is equal to -10. अब x² plus 5x 0 है, इसमें अगर तुम x कॉमन ले लो तो उससे तुम्हारी x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 एंड -5। अच्छा, यहां पे अगर तुम 10 इधर लेके आ जाओ मतलब x² प्लस 5x प्लस 10 0 है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का तो डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम देखोगे तो वही नेगेटिव आ रहा है, d इज नेगेटिव। d नेगेटिव मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। हाँ, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, सो फाइनली हमारे रियल वैल्यूज ऑफ x जो आए वो आए 0 एंड -5। x is 0 and -5। सबको आया समझ में ये क्वेश्चन? सर आपने जो t लेके किया वो वापस समझाइए ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। हाँ सर, उधर तक समझा। फिर t लेके क्या क्या आपने उसमें से जो कॉमन टर्म है उसको लेके कर दिया, ऐसा है? हाँ हाँ, जो टर्म दोनों जगह, जो वेरिएबल टर्म दोनों जगह सेम आ रहे थे, जो वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म क्या है? x² प्लस 5x, उसको t ले लिया तो ये t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 इज इक्वल टू 24 बन गया। तो इससे क्या बन जाएगा? t² प्लस 10t प्लस 24 इज इक्वल टू 24। सर लेकिन ऐसे कैसे कॉमन ले सकते हो उसे? कॉमन नहीं लिया मैंने, अज्यूम किया है। कॉमन नहीं लिया, अज्यूम किया। लेट x² प्लस 5x इज इक्वल टू t। कॉमन नहीं लिया। फिर जो मतलब t की वैल्यू आई है आपने उधर डाल दी। हाँ, जो मेरी t की वैल्यू आई, t की वैल्यू 0 एंड -10 आई। अब t क्या था हमारा? x² प्लस 5x के बराबर। इसका मतलब x² प्लस 5x या तो 0 हो जाए या तो -10 हो जाए। अच्छा, x² प्लस 5x 0 होने के लिए x इंटू x प्लस 5 0 हो जाए, मतलब x या तो 0 हो जाए या तो -5 हो जाए। एंड x² प्लस 5x प्लस 10 0 होने के लिए
अब उसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, इस क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। तो जो हमारे रियल रूट्स आए वो 0 एंड -5 है। सर आप जब भी सॉल्व करते हो कोई क्वाड्रेटिक, आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हो? देखो सबसे पहले तो मैं क्या काम करता हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक अगर मेरे को फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है तो उसको फैक्टराइज कर लेता हूँ तुरंत। अगर नहीं हुआ तो फिर डिस्क्रिमिनेंट। अगर नहीं हुआ तो फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ ओके सर, कि उसके रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये समझ में आया तुम लोग को ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। सब लोग कमेंट करो चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है ये वाला? यस सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक बात पूछूं? बोलो। आप कौन से कॉलेज से हो सर? मैं IIT धनबाद से। ओके। हाँ ये क्वेश्चन समझ में आया? सर आपने t की वैल्यू निकाली 0 और -10। हाँ t +4 है तो 4 एक होएगा और दूसरा एक -4 होएगा ना? कौन चीज? आपने t की वैल्यू निकाली ना वो इक्वेशन से, फिर t की वैल्यू 0 और -10 है। अब t क्या था हमारा, x² + 5x के बराबर था ना। इसका मतलब x² + 5x 0 हो जाए या x² + 5x -10 हो जाए, क्योंकि ये लोग तो t के ही बराबर है ना। सर तो वो 4 और 6 का क्या हुआ? कौन सा 4 और 6 t +4 और t +6 उसका क्या हुआ? अरे इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई किया तब जाके ये वाला इक्वेशन बना ना। t² + 10t + 24 = 24, तो 24 कैंसिल हो गए, उससे t × t + 10 = 0, तो उससे t की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड -10। ओके सो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो चलो इसको करो, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सर x की वैल्यू 0 और -8 है। 0 एंड -8। -8। हाँ सर। यस सर। सर एक और डाउट है। बोलो। सर देखो मतलब अभी t² लोग जब t के इसमें लिखेंगे इक्वेशन को तो हमें आया t = 0, -22। फिर हम लोग t के जगह पे x² + 8 करेंगे। x² + 8x। हाँ वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0, -8 भी आ सकता है। तब हम लोग x² + 8x = -22 करेंगे तो 2 zeros और आएंगे ना, तो कौन से जीरो की पेयर को एक्सेप्ट करना है?
नहीं सेकंड तो जो वाले में डिस्क्रिमिनेंट 0 से नेगेटिव कम आ आएगा। रहा है। ओके, तो फर्स्ट केस में हाँ ओके, तो 0 का -8 है। यस। तो देखो बाकी लोग भी, हम लोग ने इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, तो क्या बन जाएगा x² प्लस 8x प्लस 7, फिर ये x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 105। अब देखो इफ यू ऑब्जर्व तो x² प्लस 8x दोनों में सिमिलर है, तो हम लोग ने x² प्लस 8x को t मान लिया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, तो यहां से t² प्लस 22t प्लस 105 7 इंटू, तो इससे t की वैल्यू 0 एंड -2 आ गई। अब t क्या था हमारा, x² प्लस 8x था, x² प्लस 8x 0 आ जाए या x² प्लस 8x -22 आ जाए। अच्छा यहां पे अगर तुम देखो तो इससे x की वैल्यू 0 आएगी, -8 आ जाएगी, और यहां पे अगर तुम -22 को इधर लेके आ जाओगे तो यहां पे इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब नो रियल एक्स। तो जो हमारा आंसर हुआ बस यही हुआ, 0 एंड -8। सर एक बार डिस्क्रिमिनेंट का वो बताइए ना, क्या फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac। ओके सर। अब देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारा है। क्या क्वेश्चन है अपना, चलो इसको करो। तो क्या आप एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं? x+1 into x+2 into x+3 into x+6 is equal to 168x²।
सर ये कैसे करना है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर हुआ इसमें किसी का? ये बनता है क्या 83x हाँ? स्क्वायर 6x माइनस 6? क्या कह रहे हो? 83x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 ये इक्वेशन बनेगा? पता नहीं। तो थोड़ी तो हिंट दो। 83x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नहीं, मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं होगा कुछ। अच्छा छोड़ो फिर। इसमें तुमको कुछ ऐसा स्ट्राइक कर रहा है कि इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? तो x प्लस 6 वो कॉमन होगा दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐसे करके x स्क्वायर प्लस 6 कॉमन होगा अगर x प्लस 1 और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन मतलब तुम ये सोचो ना कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या सोचते हैं कि जैसे मान लो कोई x के टर्म को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t के फॉर्म में, तो आई विल वांट कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो चीज रहे वो t में ही रहे, ऐसा नहीं हो कि t और x दोनों में इक्वेशन बन जाए। सर x प्लस 6 इक्वल्स t करेंगे तो x स्क्वायर तो कट जाएगा वहाँ पे। x स्क्वायर तो रह ही जाएगा। सर x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू t रहेगा। x स्क्वायर प्लस 3x कहाँ से आएगा? लेकिन अब देखो हम लोग को हिंट क्या लग रही है, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 है और इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन क्या है? 6 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड को एक बार मल्टीप्लाई तो किया कि देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 और इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 168x स्क्वायर। अब अगर कोई बंदा ये सोच रहा होगा कि सर मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को t ले लेता हूं, तो फिर मैं पूछूंगा कि भाई तुम इस x का क्या करोगे, ये x जो बचा हुआ है उसका क्या करोगे? वो तो x में ही रह जाएगा। इसमें भी एक x स्क्वायर है वो भी रह जाएगा और उधर भी x स्क्वायर रह जाएगा। अब हम लोग ने चालाकी दिखाई। चालाकी क्या दिखाई कि इधर का x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक x इसके नीचे दे दिया और एक x इसके नीचे दे दिया। ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद x स्क्वायर, हाँ तो x स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो x स्क्वायर ही बनेगा ना। हाँ ओके। तो ये सब समझ में नहीं आया सर। जैसे मान लो कोई ऐसे लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर, तो तुम इस सी स्क्वायर को नीचे ला सकते हो, फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a बाय सी इंटू बी बाय सी। हाँ सर। यस सर। बस कुछ वैसा ही किया हम लोगों ने। अभी दिखा कैसे किया। अब x को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स 7x बाय एक्स 7 प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स 5x बाय एक्स 5 प्लस 6 बाय एक्स इज इक्वल टू 168। अब कुछ अच्छा हो रहा है। अब अगर तुम x प्लस 6 बाय एक्स को t मान लो, if you assume x plus 6 by x as t, then you will be getting t plus 7 into t plus 5 is equal to 168. ऐसा लिख सकते हैं। So t square plus 12t plus 35 minus 168 is equal to 0. t स्क्वायर प्लस 12t और 35 सब्ट्रैक्ट करो 168 में से तो
133। 133। ठीक है, तो इससे टी की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो -13 आ जाएगी, एक 11 आ जाएगी। ठीक है, एक तो -13 आ जाएगी, एक 11 आ जाएगी। सर 19 और 7 आएगी ना? नहीं नहीं, 19 7 तो 19 7 133 19 into 7 1 19 to 7 तो हाँ 19 7 का तो -19 एंड 7 -19 एंड 7 टी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग ने क्या किया, x + 6/x को एक बार -19 पुट कर दिया और एक बार x + 6/x को 7 पुट कर दिया। तो यहां से जो x आएगा वो 1 एंड 6 आ जाएगा। यहां से जो x आएगा सर ये कैसे हुआ? कौन सी? आपने x एलसीएम लिया क्या आपने? किस? हाँ एलसीएम लिया, x का एलसीएम लिया, फिर उसी x को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो x + 6/x जो है वो 7 है, तो जैसे समझा x सर, का समझा। LCM, ऐसे ही इधर जो है x² + 19x + 6 = 0 है। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको निकालने के लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? -b ± √b। ठीक है, तो वो वाला तुम यूज कर लेना, तो उससे x की वैल्यू यहां से आ जाएगी और यहां से जो x की वैल्यू आई वो 1 एंड 6 आई। तो यहां से ओवरऑल x की कितनी वैल्यूज आ गई? 4 वैल्यूज आ गई। ओवरऑल वी हैव 4 वैल्यूज ऑफ x। फिर से एक्सप्लेन करूं कि सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझ में आ गया। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, चैट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। ये क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। सर लिखने का टाइम दे दो थोड़ा सा। हाँ लिख लो। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो। सर इसका x की वैल्यू क्या क्या थे? क्या कह रहे हो? एक तो ये दो आती 1 एंड 6,
और 2 यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे आ जाती है, तो 4 आती है x की वैल्यू। सर ठीक वो है, quadratic क्वाड्रेटिक में -3 प्लस √10/2 अपॉन 1 है, और क्या कर दूसरा -b प्लस माइनस √d/2a। हाँ, तो उससे -3 प्लस √10 आया। 3 कहाँ है बेटा? ये 19 है ना, ओके 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 ओके। तो -19 प्लस माइनस √b², 381 -24 7 5/2, ये होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, कि इधर लिख दूं, इधर दिख रहा है कि नहीं? सर देखो फिर से एक बार लिख देता हूँ, x² माइनस 13x प्लस 15 होल अपॉन x² माइनस 14x प्लस 15 माइनस ऑफ x² माइनस 15x प्लस 15 होल अपॉन x² माइनस 16x प्लस 15 is equal to -1/12। चलो, again we have to find x।
रहा है? हो रहा है नो सर, नहीं हो रहा सर। वो लेट x प्लस 15 ओवर x bt करके हो रहा है। नहीं हो रहा सर। देखो हम लोग ने क्या किया, बाकी लोग भी सुन लो। हम लोग ने जैसे इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर सकते हैं ना। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये x बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, फिर ये 15/x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये 14, ये 15/x, फिर ये x बन जाएगा, ये 15, फिर ये 15/x, ये x बन जाएगा, ये 16, फिर 15/x is equal to -1/12. फिर let x plus 15 over x be t. Yes, let x plus 15/x is equal to t. अब जो है, अब कुछ नहीं, अब बस पूरा कैलकुलेशन है। t minus 13 upon t minus 14 minus of t minus 15 whole upon t minus 16 is equal to -1/12. ओके, अब तुम जब एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो क्या होगा कि t में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t। उससे तुम क्या करना कि t की वैल्यू निकाल लेना। t की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, राइट हैंड साइड को हम लोग x से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन a/b है, तो हम लोग ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो उसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, a/x होल अपॉन b/x। राइट हैंड साइड को x से नहीं डिवाइड कर, ठीक है। उससे t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t, फ्रॉम दैट यू विल फाइंड t। ठीक है, वो कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करोगे और उस t को फिर x plus 15/x लिख लेना, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। आया सबको समझ में? यस सर। सर हमने जब x plus 15/x को t लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये हुआ ना, x plus 15/x को t लिया, तो यहाँ पे t पुट कर दिया, तो t minus 13, t minus 14, t minus 15, t minus 16 is equal to -1/12। अब जैसे मान लो एलसीएम ले लेते नीचे वाले का, हाँ, तो ऊपर कुछ बन रहा होता, हाँ, फिर उसके बाद इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो अल्टीमेटली चीजें सिंप्लीफाई होके, ऐड सब्ट्रैक्ट होके एक टी में क्वाड्रेटिक बन रहा होता। ओके, और फिर उसकी जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं, पहले टी के क्वाड्रेटिक से टी की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर अब जो इक्वेट करना। हाँ, टी के क्वाड्रेटिक से उसके रूट्स फाइंड करते हैं और फिर वो जो टी की वैल्यू आती उसको हम लोग x plus 15/x के इक्वेट कर दिए। ओके, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन है। जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू द मेथड दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके ओके सर। सो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अब ये बताओ कि चीजें क्लियर है सबको? कैसे किया हम लोगों ने सब कुछ आज? पहले आज स्टार्ट किया हम लोगों ने। आज का क्लास थोड़ा डिफरेंट था, मतलब अ बिट टफ, थोड़ा टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस। आज के जो क्वेश्चंस थे या जो टॉपिक्स थे वो थोड़े टफ थे। तो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया बाउंड्री कंडीशन का टाइप 2। ठीक है, उसमें क्या देखा था कि एक साइड, दोनों साइड वेरिएबल है, एक साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू है और दूसरे साइड की जो मिनिमम वैल्यू है वो लोग इक्वल होंगे।
और उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, मतलब विद सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगा लेकिन उसको रिड्यूस कर देंगे क्वाड्रेटिक में और उससे फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इतने तक में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। नो सर। चैट बॉक्स में सब लोग कमेंट करो जल्दी से। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग इसमें रहेगा ना, ग्रुप में डाल दोगे ना आप? वो शायद कौन, नीलेश सर शायद डाल देंगे, कोई ना कोई डाल देगा तुम लोग को। तुम लोग को रोज कौन डालता है ग्रुप में रिकॉर्डिंग? कोई डालता है? नहीं सर, नहीं, बस एक बार डाला। बस एक ही आया आज तक। अच्छा, एक आया है बस। ओके, तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे तुम लोग के आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक चीजें क्लियर है। यस सर। सबको जरूर से जाके रिवाइज कर लेना, तभी फायदा होगा। जो भी पढ़ो वो घर जाके रिवाइज, मतलब घर पे ही हो, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? सर गूगल पे क्वेश्चन मिलेंगे क्या? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे इसमें? मैं तुम लोग को ग्रुप पे क्वेश्चन डालता हूँ, ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दूंगा कुछ, ठीक है? दोनों टाइप के डालो, ये भी डालो। ठीक है, पहले मैं वैसे टाइप के क्वेश्चन डालता हूँ जो स्क्वायरिंग वाले थे ना, जो इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे, वो क्वेश्चन डालता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये सब क्वेश्चन डालता हूँ, मतलब अभी तक जो पढ़ा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अभी इसके बाद कोई और लेक्चर नहीं है तुम लोग का? बायोलॉजी है। हाँ, तो सेम आईडी पे होगा क्या? हाँ सर। सेम ही आईडी पे होगा बायोलॉजी? हाँ सर, सेम उस पे होता है। अच्छा, तो फिर कोई है नहीं यार। आप बोलो, रेज हैंड क्यों किया है? सर अभी तक ये क्या मैथ्स के कितने लेक्चर हुआ? मैथ्स के हमारे कितने लेक्चर हुए? आज शायद तीसरा लेक्चर था। दूसरा था। हाँ, तो ऐसे ही था ना, आज कौन सा था? तीसरा था, दूसरा है तीसरा। सर आज थर्ड लेक्चर ही था। सर सेकंड था। थर्ड था सर, थर्ड है आज। फर्स्ट वाला पहले वाले में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर और वो करा, और आज डायरेक्ट ये। उससे पहले कॉमन मिस्टेक्स पे लेक्चर था। किस पे? कॉमन मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स। अच्छा, तो फिर मैंने मुझे इनवाइट नहीं आ रहा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं साउंड ऑफ हो गया था मेरा। हाँ, कुछ पूछ रहे थे ना? कोई कुछ पूछ रहा था। किरण तुम पूछ रही थी? हाँ सर। हाँ हाँ सर, क्या बोलो? मैंने कुछ नहीं पूछा सर। अरे तुमने कुछ नहीं पूछा, चलो ठीक है। तो मैं एक बार बात करता हूँ। हाँ गौरव सर बोले।
सर लाइन पे हूँ मैं, गौरव सर। हेलो हेलो